देखो पहले पूछा जाए अगर जो आपदा कहते किसको है, पहले केवल अगर आपदा की अगर परिभाषा पूछी जाती है, अगर प्रश्न अगर एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, जो आपदा कहते किसको है, तो क्या लिखेंगे, जो मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है, जैसे प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव जनित आपदा है, तो उससे क्या होता है, मनुष्य को क्या पहुंचता है, कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचता है। जैसे अगर भूकंप ही आ गया तो क्या होगा, जो उसका आशियाना है सो हो सकता है जो उजड़ सकता है। अगर मानव जनित आपदा किसी प्रकार की होती है, मानव जनित आपदा किसको कहते हैं, आपदा दो प्रकार का होता है, एक आपदा प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या होता है, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक कारण थी, प्रकृति के कारणों से आती है, प्राकृतिक कारणों से आती है, और मानव जनित आपदा के कारणों से आती है, मानव के कारणों से आती है। जैसे जैसे हो गया बाढ़ का आना, अगर हम बाढ़ किनके कारणों से आता है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक के कारण आता है ना। और मानव जनित आपदा क्या होता है, तो मानव जनित आपदा मानव के कारण होता है। जैसे मानव जनित आपदा में क्या क्या आ गया, तो आतंकवाद हो गया, कौन सा आपदा, मानव जनित आपदा हो गया। गैस का फटना कौन सा हो गया, मानव जनित आपदा हो गया। किसी भी गैस का रिसाव होगा तो ये कौन सा आपदा हो गया, मानव जनित आपदा हो गया। जैसे भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का जो रिसाव हुआ था, उसमें असंख्य लोगों की मृत्यु हो गई थी, गैस की घुटन महसूस करने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गैस का रिसाव होना भी कौन सा आपदा है, मानव जनित आपदा है। और वैसी आपदा जो कि प्रकृति के कारणों से होती है तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो केवल आपदा का परिभाषा अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, जब मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है। और पूछेगा जो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा कितना प्रकार का होगा, दो प्रकार का। लिख देंगे जो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला आपदा कौन सा हो गया, तो प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा लिख करके डैश लेकर क्या लिख देंगे, जो वैसी आपदा है जो प्रकृति के कारणों से आते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसका कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, है ना। तो ये सब कौन सा आपदा हो गया, प्राकृतिक आपदा। और लिखेंगे, और मानव जनित आपदा दूसरा प्रकार क्या हो गया, मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा लिख करके क्या लिखेंगे, जो मानव जनित आपदा वैसी आपदा का प्रकार है या फिर भाग है जो कि मानव के कारणों से होती है ना। मानव के भूल के कारण, मानव कोई ना कोई अगर त्रुटि कर देता है उस काम के कारण, तो उसी कारण हो गया। जैसे गैस का फटना हो गया, हो सकता है जो कहीं रेगुलेटर ऑन ही रख दे और गैस लीकेज कर रहा है कहीं से, और जलाया जाए, लाइटर जलाया जाए, तो क्या हो सकता है, जो गैस सिलेंडर में आग पकड़ सकता है ना। आग पकड़ेगा तो हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट भी कर सकता है। आतंकवाद भी कौन हो गया, तो आतंकवाद भी मनुष्य का ही देन है। तो आतंकवाद भी कौन सी आपदा हो गई, मानव जनित आपदा ही हो गया, है ना। तो ये लिख देंगे दोनों प्रकार में आपदा किसे कहते हैं और आपदा का प्रकार कितना है। तो आपदा किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे, जब मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को, मतलब ऐसी घटनाएं जिनके कारण मनुष्य के जीवन में क्या होता है, कष्ट आता है, दुख आता है, इस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा प्रकार, आपदा का प्रकार कितना है, तो आपदा दो प्रकार का है। पहला आपदा प्राकृतिक आपदा, दूसरा आपदा कौन आपदा, मानव जनित आपदा। अधिकांशतः परीक्षा में पूछेगा भी, जैसे पूछेगा क्या, जो गैस का फटना कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आपदा होगा गैस का फटना, मानव जनित आपदा, क्योंकि गैस किसी कारण से फटता है, मानव के भूल के कारण ही फटता है ना। सड़क दुर्घटना होगा, सड़क दुर्घटना कौन करता है, हम खुद नहीं चलाते हैं स्पीड, किसी का पीछा करने के कारण किसी को ओवरटेक किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भूल किसका है, हम हमारा खुद का होता है कि प्रकृति का भूल होता है। प्रकृति कहती है आकर के हमारे कानों में, जब हुआ 4 नंबर गियर पे ले जाओ और अति बुलेरो वाला का पीछा कर, तो क्या हम खुद अपने भूलों के कारण क्या करते हैं, स्पीड में चलाते हैं गाड़ी को और सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, है ना। तो ये सब हमारे भूल के कारण ही होता है। तो ये कौन सी आपदा हो गई, मानव जनित आपदा हो गई। जैसे बाढ़ आ गए, तो हम अपने कल से या फिर नलकूप से पानी भरेंगे बाल्टी बाल्टी और जाकर नदी में उड़ेल देंगे, तो इससे बाढ़ आ जाएगा क्या। बाढ़ किन कारणों से आता है, ज्यादा से ज्यादा अतिवृष्टि होता है, ज्यादा से ज्यादा बारिश होगा, है ना। या फिर कोई अन्य देश में जो अगर लगातार निरंतर अगर बारिश होती रहती है, तो वो देश क्या करता है, एक नदी से दूसरी नदी में अपने यहाँ का जो जल जो है उसको क्या कर देता है, प्रवाहित करा देता है। तो इससे क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ प्राकृतिक के कारणों से आती है ना। वर्षा हम थोड़े ही कराते हैं। बाढ़ की जो समस्या जो आती है, सो किसके कारण से आती है, किन कारणों से आती है, तो प्राकृतिक कारणों से आती है। तो ये प्राकृतिक आपदा हो गया, है ना। सुनामी, समुद्र में सुनामी आता है, सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में।
सुनामी और भूकंप में अंतर है। समुद्र भूकंप जो है सो पृथ्वी के ऊपर आता है, पृथ्वी के ऊपर जो निवास करते हैं वहां पे आता है भूकंप। और सुनामी आता है समुद्र के भीतर जो भूकंप आता है उसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब भूकंप पृथ्वी पर जो आएगा तो हम या फिर तुम अगर पृथ्वी पर अगर जोर से अगर हिट करेंगे, पिक करेंगे अगर धरती को, तो भूकंप आ जाएगा? चाहे कितना भी मोटा तगड़ा आदमी अगर अपने पांव से अगर एक बार कस के प्रहार कर धरती पर, तो भूकंप आएगा? ये प्राकृतिक कारणों से आती है, कभी भी आ सकती है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है जो हाँ अब आएगी ही। मगर जब आ जाएगा तो न्यूज चैनलों पर दिखाया जाने लगेगा, जब फिर से 1 घंटे के बाद महसूस किए जाएंगे झटके। और जब आएगा उससे पहले नहीं पता चलेगा जो हाँ आने वाला है भूकंप। तो आ जाती है ऐसे ही भूकंप, कभी न कभी आ ही जाता है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक कारणों से होता है। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तो आपदा अगर न आए या फिर आपदा बिल्कुल आए ही ना, उसके लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? भूकंप ना आए, सुनामी ना आए, या फिर मानव के भूल के कारण ही जो कोई आपदा घटित होती है वो ना हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? तो आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तो लिखेंगे क्या, लिख देंगे आपदा को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। और 1 2 3 4 5 पॉइंट बना करके, जितना याद हो स्मरण रहे, 3 ही पॉइंट 2 ही पॉइंट बना करके लिख देंगे। तो लिखेंगे जो जोखिम में अगर कोई भी काम अगर जोखिम भरा जो अगर हो रहा है तो उसमें उसमें हमको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं सावधानी बरतना चाहिए, है ना। कोई जोखिम भरा काम जो है उसमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा के घटने की आपदा घटित न हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जोखिम भरा अगर कोई काम है तो उसमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। ठीक ना। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें जो अपने घरों का जो निर्माण करना चाहिए, सो कैसे घरों का निर्माण करना चाहिए, भूकंप रोधी घर का निर्माण करना चाहिए। भूकंप रोधी घर कैसा होता है, तो इंजीनियरिंग जो किया रहता है, इंजीनियर से क्या करता है, नक्शा पास करता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम घर बनाएंगे, अगर इंजीनियर के नक्शे के अनुसार, इंजीनियर जब नक्शा बनाएगा तो उसको अगर कहेंगे जो हमको जो अपना जो आवास जो बनाना है वो क्या करना है, भूकंप रोधी बनाना है, ताकि भूकंप भी आए तो हमारे घर का कुछ भी ना बिगड़े, है ना। तो हमें कैसे घर का निर्माण करवाना चाहिए, तो भूकंप रोधी, मतलब हमें ऐसे घर का निर्माण करना चाहिए जो कि अगर भूकंप भी आए तो हमारे घर में दरार ना पड़े, हमारा घर ढह करके नीचे गिर ना जाए। ऐसा घर बनता है इंजीनियरिंग जब कितना तगड़ा अगर झटका आता है, अगर ज्यादा समय तक न रहे, अगर भूकंप का अगर समय अगर ज्यादा समय तक रहेगा तो खैर भूकंप रोधी घर भी गिर जाएगा। मगर अगर छोटा मोटा अगर झटका आता है, भूकंप का आता है, तो वैसे समय में अगर घर जो अगर भूकंप रोधी बना हुआ है तो उस घर को कोई नुकसान न पहुंचेगा। तो पहला उपाय क्या लिखेंगे, जो आपदा को कम करने के लिए पहला उपाय तो हो गया, अगर कोई जोखिम भरा अगर कोई काम है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। गैस पर खाना कितने मिनटों में बन जाता है, फटाक से बन जाता है। वही अगर रेगुलेटर से अगर कहीं से अगर लीकेज कर रहा है, पाइप अगर लीकेज कर रहा है, लाइटें जलाएंगे तो हो सकता है जो आग पकड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जोखिम भरा काम है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। अगर हम सड़क पर अगर हम गाड़ी अगर दौड़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम हमेशा अपनी बाईं ओर चलेंगे, है ना। किसी भी अन्य गाड़ी का ओवरटेक नहीं करेंगे। कोई अगर आगे निकल रहा है तो क्या हो गया, आगे निकल के ऐसी बात तो नहीं है जो सड़क पर कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिस प्रतियोगिता को जीतने के बाद हमें कोई ट्रॉफी दिया जाएगा अगर हम किसी से आगे निकल जाएंगे तो। कोई अगर आगे ही निकल रहा है तो उसको आगे निकलने देंगे। अब ऐसा ना जो ओवरटेक करने के चक्कर में इतने आगे निकल जाएंगे, सीधे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अधिकांशतः होता है जब जो स्कॉर्पियो का पीछा करने के कारण, बोलेरो का पीछा करने के कारण क्या किया जाता है, लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, बाद में माता पिता को पछताना होता है। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर चलना भी जोखिम भरा काम है, तो हमें सावधानी बरत के चलना चाहिए, है ना। जब हम सड़कों पर चले तो इस बात को सोच के चले जो हमारे घर में, हमारे परिवार के पीछे भी कोई ना कोई है। अगर हमें अगर कोई नुकसान पहुंचता है, हमें अगर खरोच लगता है अगर शरीर को, या फिर हम अगर दुर्घटना के शिकार होकर अगर खत्म हो जाते हैं, तो हमारे परिवार वालों को कितना दुख सहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जब चलें तो क्या करें, सावधानी बरतते हुए चले। इसीलिए पहला उपाय क्या है कि कोई भी काम जो अगर जोखिम भरा है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा क्या है, जो आपदा घटने से पहले ही जोखिम को कम करने के तरीकों को तलाशना चाहिए। अगर कोई भी आपदा अगर घटित होने वाली है अगर, तो उसका क्या जोखिम होगा, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तरीके तलाश करना चाहिए। जैसे अगर बाढ़ की स्थिति अगर आने वाली है, बाढ़ में लगातार नदी में पानी जल का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए,
बांध की मरम्मती करा लेनी चाहिए, है ना। अगर बांध की मरम्मती ना होगी तो बांध के किनारे अगर पानी आ गया तो हो सकता है जो बांध का पानी हमारे घरों तक भी प्रवेश करके आ जाए। तो बाढ़ का पानी, नदी में अगर जल का स्तर अगर लगातार बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, मजबूत बांध का निर्माण कर लेना चाहिए ताकि हम तक पानी ना पहुंचे, है ना। अगर पानी अगर बांध के किनारे में भी अगर पूरी तरीके से आ चुका है तो हमें क्या करना चाहिए, खाने पीने का जो सामान है उसको संग्रहित कर लेना चाहिए, है ना। कोई भी जीवन रक्षक दवा है, अगर हो सकता है जो कहीं किसी न किसी का अचानक तबीयत खराब हो जाए और जहाँ पर मेडिसिन स्टोर है वहाँ पर जल का जमाव हो, वहाँ पर आने जाने की का साधन न हो, तो क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही दवा का व्यवस्था कर लेना चाहिए, है ना। हमारे घरों में अगर कोई पशु है, गाय या फिर भैंस है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें चारा का भी व्यवस्था कर लेना चाहिए, है ना। हो सकता है जो प्राकृतिक आपदा बाढ़ अगर आए तो उस समय में गाय को खाने के लिए, भैंस को खाने के लिए चारा ना मिल पाए, है ना। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें पहले से इन चीज़ों का प्रबंध कर लेना चाहिए। तो ये सब आपदा को कम करने का उपाय हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को दिया जाएगा जाने वक्त बनाने के लिए। आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा प्रबंधन की परिभाषा क्या लिखेंगे, जो आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की एक ऐसी श्रृंखला है कि आपदा से पूर्व और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है। या फिर आपदा प्रबंध किया क्या होता है, तो लिखेंगे जो आपदा के समय में या फिर आपदा से पहले, आपदा से बचने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, मनुष्य का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो भी प्रबंध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्रबंध मतलब क्या, किसी न किसी चीज की व्यवस्था करना। कहा जाता है ना जो आज कोई ना कोई आयोजन होने वाला है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है, टेंट स्थापित किया जा रहा है, हॉल मंगाया जा रहा है ताकि भाषण दिया जाएगा, स्पीच दिया जाएगा, तो इन चीजों का प्रबंध किया जाता है। वैसे ही आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा क्या हो गया, आपदा हो गया क्या, जब मनुष्य के लिए कोई भी कष्टदायी घटना हो गई तो उसके लिए क्या करना, जैसे अगर कोई भी आपदा अगर घटित हो गई, जैसे भूकंप ही आ गया, कोई महल अगर ढह के गिर गया तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे लोग हो सकता है जो कहीं दब गए हों, तो उसके लिए क्या करना, सरकार की जो टीम जो होती है वो क्या करती है, आती है और वहाँ पर जो मलबे में जो भी दबे लोग होते हैं उनको क्या करती है, वहाँ से अगर कोई अगर बचने लायक है तो उसको एम्बुलेंस के मार्फत से कहाँ भिजवा देती है, हॉस्पिटल में भिजवा देती है ना। अगर बाढ़ के समय में ही अगर कोई घर में अगर लगातार जल का स्तर लगातार बढ़ गया और नदी किनारे में किसी का घर है तो हो सकता है जो जल के अधीन आ जाए वो घर, तो उन परिवार वालों को एनडीआरएफ की टीम आती है और क्या करती है, बचा लेती है। तो ये सब क्या हो गया, प्रबंध करना हो गया, है ना। या फिर बाढ़ के कारण अगर किसी परिवार को अगर खाने की अगर समस्या है, उसके पास खाने के लिए ना है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उसके पास अन्न और जल को पहुंचाने का काम करेगी। तो ये सब क्या हो गया, प्रबंध हो गया। तो लिखेंगे क्या, जो आपदा प्रबंधन क्या है, तो लिखेंगे जो आपदा से पहले या फिर आपदा के समय में आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आपदा प्रबंध कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। गैस रिसाव होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो लिखेंगे जो गैस रिसाव होने पर निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। तो पहला क्या करेंगे, तो सर्वप्रथम गैस रिसाव को बंद करने का उपाय करना चाहिए। जहाँ पर अगर गैस अगर रिसाव हो रहा है तो सर्वप्रथम हमें यह प्रयास करना चाहिए जो गैस के रिसाव क्या हो, फौरन बंद हो, नहीं तो धीरे धीरे गैस का रिसाव होते होते हो सकता है जो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, है ना। हो सकता है जो गैस में सिलेंडर में आग पकड़ ले और वह आग क्या हो सके, बेकाबू हो जाए। हम कितना भी अगर उसको काबू करना चाहें तो हो सकता है जो काबू में ना हो सकता है, और उसके कारण हो सकता है सिलेंडर अगर पूरी तरीके से अगर भरा हुआ है तो हो सकता है सिलेंडर क्या कर सकता है, आवाज भी कर सकता है। सिलेंडर आवाज करना मतलब कितना भयावह स्थिति हो सकता है, समझ सकते। तो ये होगा। दूसरा क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, जो गैस, सर्वप्रथम हमें यह प्रयास करना चाहिए जहां से गैस का रिसाव हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कम करने का उपाय करना चाहिए, उसको बंद करने का उपाय करना चाहिए। गैस से प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। अगर गैस फट जाने के कारण या फिर गैस रिसाव होने के कारण कोई अगर दुर्घटना ग्रसित हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर किसी का अगर शरीर अगर जल जाता है, सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए, तुरंत अस्पताल भेज देना चाहिए। उसके बाद गैस प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को दूर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। अगर जहां पर अगर गैस का रिसाव हो रहा है, गैस रिसाव होने के कारण अगर सिलेंडर में अगर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, अगर आग पकड़ चुका है,
सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, जो वहाँ पर जो भी लोग हैं उस रूम में या फिर उस घर में अगर कोई भी लोग जो हैं तो उनको क्या करना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, जहाँ पर हो सकता है जो आग वहाँ पर ना पहुँचे, है ना। तो उनके लिए उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद गैस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को एक निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण भी आवश्यक है, और अंतराल पर क्या करना है, स्वास्थ्य परीक्षण भी देना चाहिए। प्लस में अन्य लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। जो गैस अगर आपका रिसाव कर रहा है तो गैस की मरम्मती के लिए जो भी आते हैं तो उनसे क्या करना चाहिए, गैस को हमें दिखवाना चाहिए और कहना चाहिए उनको जो हाँ जहाँ पर किसी प्रकार का अगर फॉल्ट है, अगर हो सकता है 100 रुपये या फिर 150 रुपये का खर्च हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाएगा तो कितना लाखों का खर्च होगा, शरीर का नुकसान होगा, सो होगा, हो सकता है किसी इंसान की मृत्यु भी हो जाए, है ना। तो अगर गैस का रिसाव हो रहा है तो गैस की जो मरम्मती करते हैं जो मिस्त्री, उनको बुला करके हमें गैस को दिखवाना भी चाहिए, ताकि गैस का रिसाव क्या हो जाए, बंद हो जाए और होने वाली दुर्घटना से हम क्या करें, बच जाए। तो सांप्रदायिक दंगों से बचाव के किन्हीं 3 उपायों के बारे में पूछेगा, किन्हीं 3 उपायों को लिखने के लिए कहेगा। तो क्या करेंगे, जैसे दंगा किसको कहते हैं, दंगा में हो सकता है जो कभी कभी किसी न किसी बात को लेकर के अफवाह उड़ जाती है ना। इससे क्या होता है, दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समाज के बीच में अगर किसी प्रकार का अगर दंगा का प्रादुर्भाव न हो, दंगा खत्म हो या फिर दंगा हो ही ना, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। जब सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए उपाय पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जो सांप्रदायिक दंगों से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। तो पहला उपाय लिखेंगे क्या, जो सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम न तो अफवाहें फैलाएं और न ही उसमें विश्वास करें। ठीक है, कोई भी दंगा कैसे अगर पनपता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के क्या हो जाता है, अफवाह उड़ जाता है ना। तो इस कारण से क्या हो जाता है, दंगा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम न तो अफवाहें फैलाएं, मतलब सर्वप्रथम जब तक हम उस विषय में, उस घटना के विषय में अगर पूरी तरीके से अगर जानकारी अर्जित न कर लें, उससे पहले हमें उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें ना तो अफवाहें फैलानी चाहिए और न ही अफवाह पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पहला उपाय तो ये हो गया सांप्रदायिक दंगों से बचाव, क्या उपाय हो गया, ना तो हमें अफवाह फैलानी चाहिए और ना ही हमें अफवाह पर विश्वास करना चाहिए। पहला उपाय ये हो गया, सांप्रदायिक दंगों से बचाव का ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या होगा, अफवाह की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार की अगर अफवाह अगर उठती है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, पुलिस स्टेशन को इस बात की सूचना देनी चाहिए, ताकि पुलिस सही और गलत के बीच का फर्क का पता करे और हमें क्या करे, हमें आगाह करे। ठीक है, हमें इस बात की जानकारी दे कि वास्तविकता आखिर में है क्या। तो अफवाह की सूचना किसको देनी चाहिए, पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। दूसरा उपाय हो गया। और तीसरा उपाय क्या हो गया, तो तीसरा उपाय होगा सांप्रदायिक दंगों में लगे हुए लोगों को पनाह नहीं दे। और कोई भी अगर व्यक्ति अगर जो दंगा करने में उसका मुख्य योगदान रहा है तो हमें उसको पनाह नहीं देना चाहिए। या फिर कहने का क्या मतलब, हमें जो भी व्यक्ति अगर दंगा करवा रहा है या जिसका दंगा करवाने में योगदान है, उसको हमें अपने घरों में शरण नहीं देना चाहिए। तो 3 उपाय हो गया, क्योंकि हो सकता है अगर शरण हम देंगे, कल के डेट में आज फिर से दंगा किया है, कल हमारे घरों में ही दंगा कर दे, है ना। या फिर कल से फिर से अगर आज जो दंगा किया हो सकता है कल ना करेगा, ऐसा होगा, कल फिर से दंगा कर दे। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो पहला उपाय क्या हो गया, सांप्रदायिक दंगे से बचाव के लिए पहला उपाय क्या होगा, तो हमें ना तो सर्वप्रथम किसी भी अफवाह को फैलाना चाहिए और ना ही अफवाह पर विश्वास करना चाहिए। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय क्या होगा, तो अफवाह की सूचना हमें पुलिस को देनी चाहिए, ताकि पुलिस क्या करे, सही और गलत के बीच का फर्क पता करे और क्या करे, हमें सही जानकारी दे, वास्तविकता आखिरकार है क्या। दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय क्या होगा, तो सांप्रदायिक दंगे में जो भी व्यक्ति जो सम्मिलित हैं तो उनको हमें पनाह नहीं देना चाहिए। ठीक ना, तो ये 3 उपाय हो गया।